हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई के स्टडीज़ में। तो चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें लास्ट पार्ट नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसीजरल अचीवमेंट से स्टार्ट करते हैं हम। ये जो 5 कोर फीचर्स मैंने आपको बताए, कौन कौन से फीचर्स? यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, सेकुलरिज्म, नेशनल आइडेंटिटी, सोशल जस्टिस, इंडिविजुअल फ्रीडम। ये जो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किए, ये सारे 5 जो कोर फीचर्स हैं आर व्हाट माइट बी कॉल्ड द सब्सटैंटिव अचीवमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। हाउएवर देयर वर आल्सो सम प्रोसीजरल अचीवमेंट, और भी प्रोसीजरल अचीवमेंट हैं। पहला, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेथ रिफ्लेक्ट करता है पॉलिटिकल डेलिब्रेशन में। ठीक है जी। और वी नो दैट मेनी ग्रुप और इंटरेस्ट जो हैं वर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत सारे ग्रुप्स तो थे, वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में। लेकिन जो डिबेट्स थी असेंबली में, वो ये एम्पली दिखाती हैं कि जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो चाहते थे कि वो इंक्लूसिव रहे उनकी अप्रोच जितनी ज़्यादा हो सके। दिस ओपन एंडेड अप्रोच, जो ओपन एंडेड अप्रोच थी, वो इंडिकेट करती थी कि जो विलिंगनेस है पीपल की, लोगों की, मॉडिफाई करने की एग्जिस्टिंग प्रेफरेंसेस, इन शॉर्ट जस्टिफाई करने की आउटकम by reference not to self interest but to reasons. It also shows a willingness to recognize creative value in difference and disagreement. डिफरेंस और डिसएग्रीमेंट में भी एक क्रिएटिव वैल्यू खोजने की इच्छा इस पॉलिटिकल डेलिब्रेशन में दिखाई दी। दूसरा, इट रिफ्लेक्ट्स स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अकोमोडेशन। एक कॉम्प्रोमाइज की स्पिरिट, अकोमोडेशन की, प्राप्त करने की जो स्पिरिट है वो देखने को मिली। और ये जो वर्ड्स हैं कॉम्प्रोमाइज और अकोमोडेशन, ये शुड नॉट ऑलवेज बी सीन विद अप्रूवल, डिसअप्रूवल। इनको हमेशा डिसअप्रूवल के रूप में नहीं देखना चाहिए। नॉट ऑल कॉम्प्रोमाइज, सभी कॉम्प्रोमाइजेस बैड नहीं होते। ठीक है। सो इफ समथिंग ऑफ वैल्यू ट्रेडेड ऑफ हो रही है फॉर मोर सेल्फ इंटरेस्ट, देन वी नेचुरली हैव कॉम्प्रोमाइज इन द बैड सेंस। तो इसलिए हम नेचुरली हम उसको क्या करेंगे, बैड सेंस में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ठीक है। सो यदि वैल्यूज ट्रेडेड ऑफ फॉर मेड सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उसको वैल्यू को हम देख रहे हैं, तो वो नेचुरली उसको बैड सेंस में देखने को मिलेगी। हाउएवर इफ वन वैल्यू इज पार्शली ट्रेडेड ऑफ फॉर अनदर वैल्यू, दूसरी वैल्यू के लिए एक वैल्यू को चेंज किया जा रहा है, डिबेट की जा रही है, तो स्पेशली इन एन ओपन प्रोसेस ऑफ फ्री डेलिब्रेशन, एक ओपन प्रोसेस जो फ्री डेलिब्रेशन का ओपन प्रोसेस है वो अमंग इक्वल्स, then the compromise arrived in this manner can hardly be objected to. So इसमें जो compromise होगा वो hardly objected होगा. So we may lament that we could not have everything but to secure a bit of all things. ठीक है। सिक्योर करना सभी चीज़ों को important, कैन नॉट बी morally blameworthy. ठीक है जी। सो वी मे lament that we could not have everything but to secure a bit of all things important can not be morally blameworthy. So beside a commitment to the idea that decisions on the most important issues must be arrived at consensually rather than by majority vote is equally morally condemnable. कहने का मतलब ये है पॉलिटिकल डेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिबेट्स, किसी भी वैल्यू को अगर दूसरी वैल्यू को के लिए चेंज किया जा रहा है अच्छी सेंस में, तो उसको अच्छा सेंस देखना, कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है तो अच्छे सेंस में देखा जाएगा। लेकिन अपने सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उसको वैल्यू को हटाया जा रहा है तो वो एक बैड सेंस में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज आते हैं अगर वो एक दूसरे से कंसेंशुअली एग्री होते हैं रादर देन मेजोरिटी के द्वारा वोट इज इक्वली मोरली कमेंडेबल, वो कमेंडेबल होगा। क्रिटिसिज्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सब्जेक्ट टू मैनी क्रिटिसिज्म। बहुत सारे जो है क्रिटिसिज्म के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन झेलना पड़ता है, वो विच 3 में बी ब्रीफली मेंशन, 3 जो है ब्रीफली मेंशन होने। पहला है दैट इट इज़ अनविल्डी, बहुत भारी भरकम है जिसको हिला नहीं सकते आप। सेकंड, दैट इट इज़ अनरिप्रेजेंटेटिव। एंड तीसरा, दैट इट इज़ एलियन टू अवर कंडीशन, हमारी कंडीशन से ये अलग है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारी आलोचनाएं झेलनी पड़ी और उसमें 3 ब्रीफली यहाँ मेंशन मैंने की। द क्रिटिसिज्म दैट इज अनविल्डी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, इस अजम्पशन पे बेस है कि जो इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री का मस्ट बी फाउंड इन वन कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट, कि एक ही कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट में उसको डाल दिया सारा कॉन्स्टिट्यूशन। बट दिस इज नॉट ट्रू इवन ऑफ कंट्रीज जैसे कि यूएस विच डू हैव ए कॉम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके पास कॉम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। द फैक्ट इज दैट कि जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है is to be identified with a compact document
एंड विद अदर रिटन डॉक्यूमेंट विद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। जो फैक्ट ये है कि कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट के साथ, एंड दूसरा रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के साथ होते हैं। दस इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट को फाइंड करना और प्रैक्टिसेस को आउटसाइड वन कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट के बाहर भी। इन द केस ऑफ इंडिया के केस में बहुत सारे ऐसी डिटेल्स, प्रैक्टिसेस, स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड हैं एक सिंगल डॉक्यूमेंट में, एंड दिस हैज़ मेड दैट कि डॉक्यूमेंट समवट लार्ज है साइज में। और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं, उदाहरण के तौर पर उनके पास प्रोविज़न नहीं है इलेक्शन कमीशन का और सिविल सर्विसेज कमीशन का डॉक्यूमेंट में, जिनको नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडिया में मैनी सच मैटर्स आर अटेंडेड टू बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेंगे। सेकंड क्रिटिसिज्म आता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि अनरिप्रेजेंटेटिव है। डू यू रिमेंबर कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी? उस टाइम पर अडल्ट फ्रेंचाइजी जो थी ग्रांट नहीं हुई थी और बहुत सारे मेंबर्स जो थे वो एडवांस सेक्शन सोसाइटी से आते थे। ये जो डज दिस मेक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अनरिप्रेजेंटेटिव? ये अनरिप्रेजेंटेटिव था। हेयर वी मस्ट डिस्टिंग्विश, हमें पहचानना पड़ेगा और अंतर करना पड़ेगा टू कंपोनेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन के साथ। पहला माइट बी कॉल्ड वॉइस एंड अदर इज ओपिनियन। वॉइस कंपोनेंट जो है रिप्रेजेंटेशन का वो इम्पोर्टेंट है और पीपल मस्ट बी रिकॉग्नाइज, लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए खुद से, खुद की लैंग्वेज, खुद की वॉइस, नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द मास्टर्स। अपने मास्टर्स की लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, खुद की वॉइस जो भी आवाज़ है अंतर मन की उनको सुनना चाहिए। सो इफ़ वी लुक एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द डायमेंशन, इस डायमेंशन से यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाता है, इट इज़ इंडीड अनरिप्रेजेंटेटिव है। इंडीड अनरिप्रेजेंटेटिव है बिकॉज मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे उनको एक रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी के द्वारा चुना गया था, यूनिवर्सल सफरेज के द्वारा, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के द्वारा चुना नहीं गया था। सो हाउएवर इफ वी एग्जामिन, यदि हम एग्जामिन करें अदर डायमेंशन, वी मे नॉट फाइंड इट ऑल टुगेदर, हम इसको नहीं पा सकते लैकिंग इन रिप्रेजेंटेटिवनेस। दूसरे डायमेंशन में रिप्रेजेंटेटिवनेस की कमी नहीं है। और जो क्लेम है दैट ऑलमोस्ट एवरी शेड ऑफ ओपिनियन वाज रिप्रेजेंटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मे बी ट्राइफल एग्जैजरेटेड बट मे हैव समथिंग टू इट। ठीक है, यदि हम डिबेट्स को रीड करें दैट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई थी, हमने पाया कि जो वास्ट रेंज है इश्यूज़ के, ओपिनियंस के, वहाँ मेंशन हुए थे। मेंबर्स ने मैटर्स को रेज किया था, ना केवल इंडिविजुअल लेवल पर, सोशल कंसर्न पर, बट बेस्ड ऑन परसीव्ड इंटरेस्ट पर, और सोसाइटी के सोशल सेक्शन के कंसर्न को भी देखने को वहाँ डिबेट्स में देखने को मिला। इट इज़ अ कोइंसिडेंस, इज इट ए कोइंसिडेंस? क्या ये कोइंसिडेंस था कि जो सेंट्रल स्क्वायर था हर एक अदर स्मॉल टाउन का, उसमें एक स्टैचू था डॉक्टर अंबेडकर का विद अ कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फार फ्रॉम बीइंग अ मियर सिंबॉलिक ट्रिब्यूट टू हिम, ये एक्सप्रेस करता था फीलिंग अमंग दलित्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिफ्लेक्ट करता है मैनी ऑफ देयर एस्पिरेशन, की एस्पिरेशंस को भी कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है। फाइनल क्रिटिसिज्म आरोप लगाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कि इंटायरली एक एलियन डॉक्यूमेंट है, सब बाहर से लिया गया है, बोरोड आर्टिकल हैं, आर्टिकल वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, बोरो किए गए हैं, और सिट्स अनईजली विद द कल्चरल ईथो, जो इंडियन लोगों की जो सांस्कृतिक ईथोज हैं उन पे फिट नहीं होता। ये जो क्रिटिसिज्म था अक्सर हर बार उठाया जाता है और इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये उठाया गया था। देयर वर सम वॉइसेस दैट इको दिस कंसर्न। हाउ फार इज दिस चेंज ट्रू? क्या ये चेंज सत्य है? सत्य है तो कैसे? ये सही है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मॉडर्न है और पार्टली वेस्टर्न है। और डू यू रिमेंबर कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे सोर्सेज जो हैं कि कहाँ से बोरो किए हमने कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन इन दिस चैप्टर यू हैव ऑल्सो सीन दैट, आप ये भी देखोगे कि इट वाज नेवर ए ब्लाइंड बोरोइंग, कि कोई हमने ऐसी बोरोइंग नहीं करी कि कहीं से भी उठा के कुछ भी डाल दिया। ये इनोवेटिव बोरोइंग थी। बिसाइड एज वी शैल सी दिस डज नॉट मेक इट एंटायरली एलियन, इसको एंटायरली एलियन नहीं बनाती। फर्स्ट, बहुत सारे इंडियंस जो थे हैव नॉट ओनली अडोप्टेड मॉडर्न वेज ऑफ थिंकिंग बट हैव मेड दीज देयर ओन। तो बहुत सारे इंडियंस जो थे उन्होंने मॉडर्न वेज ऑफ थिंकिंग को तो अडोप्ट किया था, साथ ही साथ उनको खुद को ही बनाने वो लग गए थे। तो फॉर देम वेस्टर्नाइजेशन बिकेम ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फिल्थ इन देयर ओन ट्रेडिशन। राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था इस ट्रेंड को और ये कंटिन्यू रहा आज के दिन तक बाय दलित्स के द्वारा। इंडीड एज अर्ली एज 1841 इट वाज नोटिस, ये नोटिस किया गया कि जो दलित लोग थे नॉर्दर्न इंडिया के, वो वर नॉट अफ्रेड टू यूज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड लीगल सिस्टम। वो इससे नहीं डर रहे थे, घबरा रहे थे कि नया इंट्रोड्यूस लीगल सिस्टम
होगा और ब्रिंग सूट्स अगेंस्ट देयर लैंडलॉर्ड। सो दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ वाज इफेक्टिवली अडॉप्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा उसको अडॉप्ट किया गया टू एड्रेस क्वेश्चंस ऑफ डिग्निटी एंड जस्टिस। दूसरा, जब वेस्टर्न मॉडर्निटी इंटरेक्ट करना चालू किया लोकल कल्चरल सिस्टम से वेस्टर्न मॉडर्निटी ने, समथिंग लाइक अ हाइब्रिड कल्चर बिगेन टू इमर्ज, यहाँ से इमर्ज होना चालू हुआ हाइब्रिड कल्चर का, पॉसिबली बाय क्रिएटिव अडेप्टेशन फॉर विच एक पैरेलल कैन बी फाउंड नाइदर इन वेस्टर्न मॉडर्निटी नॉर इन इंडिजिनस ट्रेडिशन। So this cluster of newly developed phenomena forged out of Western modern and indigenous traditional cultural system have the character of a different alternative modernity. Next is कि नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में डिफरेंट मॉडर्निटीज़ इमर्ज हुई एज अ नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़, जो ट्राई करने लगी ब्रेक लूज नॉट ओनली फ्रॉम देयर ओन पास्ट प्रैक्टिसेस बट ऑल्सो फ्रॉम द शेकल्स ऑफ ए पर्टिकुलर वर्जन जो वेस्टर्न मॉडर्निटी का था, जो उन पर थोपा गया था। सो दस व्हेन वी वर ड्राफ्टिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, एफर्ट ये किए गए कि वेस्टर्न और ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ को एक साथ मिश्रित किया जाए, उनको एक साथ इकट्ठा जोड़ा जाए, और इट वाज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव अडेप्टेशन एंड नॉट बोरोइंग। सो सेलेक्टिव अडेप्टेशन का ये एक उदाहरण है, ना ही कोई बोरोइंग का। तो ये देखने को मिला कि हमने वेस्टर्न के भी आइडियाज़ लिए और इंडियन कल्चर को उसमें एक साथ कैसे वो अमेलगमेट हों, उनको इकट्ठा करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अडेप्ट किया। नेक्स्ट लिमिटेशन। सो ऑल दिस इज नॉट टू से दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ परफेक्ट एंड फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट। सो ये सारी चीज़ ऐसा नहीं कहता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट है, एक फ्लॉलेस, उसमें कुछ कमी नहीं हो सकती। गिवन द सोशल कंडीशन विद इन विच जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इट वॉज ओनली नेचुरल दैट देयर मे बी मैनी कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर, उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर हो सकते हैं, दैट देयर वुड बी मैनी एरियाज, ऐसे एरियाज होते हैं जिनको केयरफुल रिविजन की जरूरत है। सो देर आर मैनी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के दैट हैव इमर्ज मेनली ड्यू टू द एक्सीजेंसी ऑफ द टाइम ऐसा था कि वहाँ ऐसे फीचर्स को अडॉप्ट करना पड़ा। सो नॉनदलेस वी मस्ट एडमिट दैट देर आर मैनी लिमिटेशंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी लिमिटेशंस भी थी कॉन्स्टिट्यूशन में। सो मेंशन करते हैं कुछ लिमिटेशन। पहली कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ए सेंट्रलाइज आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, सेंट्रलाइज आइडिया था ये नेशनल यूनिटी का। दूसरा, इट अपीयर्स टू हैव ग्लोज्ड ओवर सम इम्पोर्टेंट इशूज ऑफ जेंडर जस्टिस पर्टिकुलरली विद इन द फैमिली, फैमिली के अंतर भी सम कुछ इंपॉर्टेंट इशूज इशूज ऑफ जेंडर जस्टिस पर्टिकुलरली विद इन द फैमिली। थर्ड, इट इज़ नॉट क्लियर वाई इन अ पुअर डेवलपिंग कंट्री कुछ बेसिक सोशियो इकोनॉमिक राइट वर रेलीगेटेड टू द सेक्शन ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल रादर देन मेड एन इंटीग्रल फीचर ऑफ फंडामेंटल। यानी तीसरा मतलब है कि क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखे गए बहुत सारे जो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स है, क्यों उनको फंडामेंटल राइट में नहीं जोड़ा गया। तो ये भी लिमिटेशन देखने को मिलती है। सो इट इज़ पॉसिबल टू गिव आंसर टू दीज लिमिटेशन एंड टू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन और इवन टू ओवरकम देम, बट दैट इज़ नॉट अवर पॉइंट। वी आर आर्ग्यूइंग दैट कि जो लिमिटेशंस हैं वो सीरियस नहीं है इनफ, इतनी सीरियस नहीं है कि इन पे फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनफ टू जियोपार्डाइज द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो फिलोसफी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को हानि को ही पहुँचा सके। कंक्लूजन इसका देखते हैं हम और इस चैप्टर को अंत करते हैं यहाँ पर। सो प्रीवियस चैप्टर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब किया और इट इज़ दीज कोर फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के दैट गिव इट द स्टेचर ऑफ ए लिविंग डॉक्यूमेंट। लीगल प्रोविजन और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट डिपेंड अपॉन द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड फिलोसफी अडॉप्टेड बाय द सोसाइटी। जो सोसाइटी के द्वारा जो लीगल प्रोविजन होते हैं, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होते हैं, वो डिपेंड होते हैं कि जो सोसाइटी की जरूरतें हैं, फिलोसफी है जो सोसाइटी ने अडॉप्ट किया उसके आधार पर। और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेशन देता है इस फिलोसफी को, और जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है दैट वी स्टडीड थ्रू आउट दिस बुक वो बेस्ड है कोर और कॉमनली एग्रीड विजन के द्वारा। वाट विजन हैज़ हिस्टोरिकली इमर्ज थ्रू अवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। सो इंडिपेंडेंस के लिए जो हमने हिस्टोरिकली स्ट्रगल किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्लेटफॉर्म था ऑन विच जो विज़न था वो रखा गया, उसको रिफाइन किया गया एंड एक लीगल इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में आर्टिकुलेट किया गया। सो दस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम्बडीमेंट बन गया इस विज़न का। और बहुत सारे पीपल हैव सेड दैट कि जो बेस्ट समरी है विज़न की और फिलोसफी की कॉन्स्टिट्यूशन की इज़ टू फाउंड इन द प्रीएम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना उद्देशिका प्रीएम्बल में पाई जाती है। सो हैव यू केयरफुली रीड द प्रीएम्बल। सो अपार्ट फ्रॉम द वेरियस ऑब्जेक्टिव मेंशन इन इट, जो प्रीएम्बल है एक वेरी हम्बल क्लेम करता है और कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट गिवन बाय बॉडी ऑफ ग्रेट मैन के द्वारा नहीं दी गई, ये प्रिपेयर्ड और अडॉप्ट किया गया है बाय वी द पीपल ऑफ इंडिया।
सो दस जो पीपल हैं वो देमसेल्स मेकर हैं हमारे खुद की डेस्टिनीज के, एंड डेमोक्रेसीज जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जो दैट पीपल हैव यूज्ड फॉर शेपिंग देयर प्रेजेंट एंड देयर फ्यूचर। तो लोग ही हैं जिन्होंने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। एंड मोर देन 5 डिकेड्स सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड वी हैव फोर्ट ओवर मैनी मैटर, हमने बहुत मैटर्स से लड़ा, हमने वी हैव सीन दैट कोर्ट्स और गवर्नमेंट डिसएग्रीड हुए बहुत सारे इंटरप्रिटेशन पर, सेंटर और स्टेट भी के बीच में भी डिफरेंस देखने को मिले। सो ये सारी चीज़ें फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिले। सो वी वांट टू लिव टुगेदर, हमें एक साथ रहना है, प्रॉस्पर टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इनके साथ। और ये जो शेयर है विजन और फिलोसफी जो कॉन्स्टिट्यूशन की है वो वैल्यूबल आउटकम है कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग में। 1950 में मेकिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, एक ग्रेट अचीवमेंट था। और टुडे कीपिंग अलाइव इस फिलोसफिकल विजन कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। तो ये था चैप्टर नंबर 10 जो आज ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 10 ख़त्म होने के साथ साथ क्लास 11th की NCERT पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क आज यहीं फिनिश होती है चैप्टर नंबर 10 पर। अभी तक आपने पीछे के चैप्टर्स नहीं देखे तो प्लीज़ उनको जाकर देखिए, समझिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेसिक के लिए एक स्टैंडर्ड बुक पे पढ़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।